दो, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर। सर आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है तो ठीक है। अभी जो विमर्शों की सैद्धांतिकी है, वो हमको पहली इकाई में समझनी है। और विमर्शों की सैद्धांतिकी को समझने से पहले हमको ये समझना है कि अस्मिता क्या है, अस्मिता मूलक क्या है, अस्मिता का अभिप्राय क्या है, अस्मिता का तात्पर्य क्या है, और इनको हम विमर्श क्यों कहते हैं। एक शब्द समझना है विमर्श, दूसरा अस्मिता, तीसरा एक शब्द समझना है अस्तित्व। अस्तित्व, अस्मिता और विमर्श, इन तीन शब्दों को हमें ठीक से समझना है। अगर हम तीन शब्दों को ठीक से समझ लेंगे तो हम ये जो अस्मिता मूलक विमर्श हैं और इनका जो सैद्धांतिकी है, इनका जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसको समझने में हमें सुविधा होगी, सहजता होगी, आसानी होगी। अन्यथा क्या है कि हम जब तक उसके सही संदर्भ में उसके अर्थ को नहीं समझते, तो फिर उसकी सैद्धांतिकी को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा जटिल कार्य है। और इस सैद्धांतिकी में हमें तीन विमर्शों को समझना है। एक है दलित विमर्श, दूसरा है स्त्री विमर्श, तीसरा है आदिवासी विमर्श। तो इन तीनों विमर्शों के अलावा भी वर्तमान भारतीय समाज में, समकालीन दुनिया में, पूरे विश्व में कुछ और विमर्श भी अपना स्थान बना चुके हैं। उनकी भी अपनी एक अलग से पहचान निर्मित हो चुकी है, उनकी भी सैद्धांतिकी गढ़ी जा चुकी है। उनमें आप कह सकते हैं एक बड़ा विमर्श है विकलांगों का विमर्श, जिसको आजकल दिव्यांग जनों का विमर्श कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी समस्याएं सामान्य समस्याएं नहीं होती। उनके जीवन के भी दुख दर्द पीड़ा सामान्य जीवन के दुख दर्द और पीड़ा से भिन्न होती है, अलग होती है। तो वो भी एक आज के वर्तमान समय समाज और देश में, दुनिया में अपना स्थान, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अगला एक विमर्श जो हमारे इस पाठ्यक्रम में नहीं है, वो है थर्ड जेंडर विमर्श, जिसको हम कह सकते हैं थर्ड जेंडर विमर्श के रूप में, जिसको हम भारतीय समाज में हे दृष्टि के नाम से देखते हैं, जिनको थर्ड जेंडर का आजकल अंग्रेजी में ज्यादा प्रचलन है। तो वो भी एक अपना स्थान बना चुका है। जो उस समुदाय के लोग होते हैं, उस समूह के लोग होते हैं, उनकी जीवन की समस्याएं दलितों से, स्त्रियों से, आदिवासियों से, दिव्यांगों से भिन्न होती हैं। तो वो विमर्श भी एक तरह से आज के समकालीन समय और समाज में अपनी अहम भूमिका और अहम स्थान और अहम चिंतन की मांग करता है, क्योंकि उसे भी हम समाज का हिस्सा या समाज की परिधि और दायरे पर जीवन व्यतीत करने वाली जितनी भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, वो भी परिधि पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, समाज के मुख्य धारा का अंग नहीं है। इसलिए थर्ड जेंडर विमर्श भी एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। एक नया विमर्श उभरा है,
वो है LGBT का विमर्श। आप सब लोग अगर समय समाज और दुनिया से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं किस प्रकार से गे को लेकर के, लेस्बियन को लेकर के पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उनके अधिकारों को लेकर के, उनकी व्यक्तिगत आजादी को लेकर के चिंतन, विमर्श, चर्चा या काफी मुद्दे सक्रियता से हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। तो कहने का अभिप्राय और तात्पर्य मेरा यह है कि हम जो विमर्श पढ़ रहे हैं वो 3 विमर्श हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे विमर्श हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। और एक विमर्श ले सकते हैं, एक विमर्श है अल्पसंख्यकों का विमर्श, माइनॉरिटीज का, जो भारत जैसे देश में काफी महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम 3 विमर्शों की सैद्धांतिकी को इकाई प्रथम में समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इनकी सैद्धांतिकी को समझने के साथ साथ इनके पैरेलल जो वर्तमान दुनिया में, वर्तमान भारतीय समाज में जो विमर्श चल रहे हैं उनका भी क्या चिंतन है, क्या सोच है, क्या मांग है, क्या अपेक्षा है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तभी हम विमर्शों की जो सैद्धांतिकी है उसको संपूर्णता में, इन टोटलिटी में समझ पाएंगे। अगला आपका जो इकाई है उस इकाई में जो कथा साहित्य है, और वो कथा साहित्य कैसा कथा साहित्य है जिसमें इन विमर्शों की चर्चा हुई है। हमारे पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के विमर्श शामिल हैं, दलित, स्त्री और आदिवासी। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो सलाम कहानी है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दलित रचनाकार माना जाता है, और हरिराम मीना जी का धूड़ी तपे तीर कुछ प्रश्न शामिल हैं, वो हरिराम मीना जी को आदिवासी रचनाकार माना जाता है। तो तीसरे रचनाकार हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की खुदा की वापसी, इनको स्त्री रचनाकार हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्री हैं। तो जो कथा साहित्य है उस कथा साहित्य में जो विमर्शों की सैद्धांतिकी को हम समझेंगे, विमर्शों की जो मांग है, उनकी जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, उनको किस प्रकार से इस कथा साहित्य में अभिव्यक्ति मिलती है, उसको रूप और आकार मिलता है, इसे समझने का प्रयत्न हम इकाई 2 में करेंगे। वैसे तो बहुत सारे दलितों ने उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, जीवनियां लिखी हैं, आत्मकथाएं लिखी हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में जो शामिल है वही हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर उस संदर्भ में, सैद्धांतिकी के संदर्भ में चर्चा भी करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे दलितों के साथ साथ आदिवासियों ने भी बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो हम जो समझेंगे वो इन 3 रचनाओं के माध्यम से आदिवासी विमर्श को, दलित विमर्श को, स्त्री विमर्श को समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। अगला आपका इकाई है विमर्श मूलक कविता। अभी कुछ कविताएं भी आपके शामिल हैं और उन कविताओं में सब लोग थोड़ा सिलेबस को जो मैंने भेजा था आपको व्हाट्सएप पे उसको सामने रखें। तीसरी इकाई में एक है दलित कविता,
जिसमें अछूतानंद जी की दलित कहां तक पड़े रहेंगे। दूसरी कविता है नगीना सिंह की कितनी व्यथा। तीसरी कविता है सोनवा का पिजड़ा माता प्रसाद की। तो इन तीन कविताओं के माध्यम से जो दलित समाज है, दलित लोगों का, पिछड़े जो हाशिए का समाज है हमारे देश में, जो जिसको हम दलित के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, उसकी पीड़ा और व्यथा और वेदना को इन कविताओं के अक्ष से, कविताओं की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर उसमें स्त्री कविता है कीर्ति चौधरी की सीमा रेखा, कात्यायनी की सात भाइयों के बीच, चंपा, सावित्री सिंह की मैं किसकी औरत हूं। तो ये स्त्रियों की जो वेदना है, पीड़ा है, संघर्ष है, उनकी जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं समाज से, मुख्य धारा के समाज से, उनको वो अपनी कविताओं के माध्यम से, आप यहां शीर्षक से ही देख सकते हैं, मैं किसकी स्त्री हूं, मैं किसकी औरत हूं, वो सवाल करती हैं, पूछती हैं। तो इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मूल जो तीन विधाएं हैं, कथा, कविता और उसके बाद अन्य जो गद्य की विधाएं हैं, उनमें प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आप लोग पूरी पढ़ना इसको, इसमें कुछ ही पेज दे रखे हैं, 28 से 42 तक दे रखे हैं, अन्या से अनन्या तक। दूसरी आत्मकथा है तुलसीराम जी की मुर्दैया, इसमें भी 125 से 135 तक दे रखा है। लेकिन आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा और आग्रह भी रहेगा कि आप पूरी की पूरी आत्मकथाएं पढ़ें। महादेवी वर्मा का एक अंश है स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को हमें सबसे पहले सैद्धांतिकी को समझना है। उनका क्या, जो भी डिस्कोर्स हम तीन पढ़ेंगे, जो भी तीन विमर्श पढ़ेंगे, उनकी सैद्धांतिकी की निर्मित कैसे हुई है, उस सैद्धांतिकी में है क्या, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, दलित से मतलब क्या है, आदिवासी से मतलब क्या है, स्त्री से मतलब क्या है, और स्त्री के जीवन के जो संकट हैं, आदिवासी के जीवन के जो संकट हैं, दलितों के जीवन के जो संकट हैं, वो किस प्रकार से मुख्य धारा के समाज के लोगों के जीवन और जगत के संकट से भिन्न हैं, और किस प्रकार से वो अमानवीय स्थितियों में, परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो किसी भी बेहतर समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए हमारी ये अपेक्षा होती है कि हमारे समाज के किसी भी हिस्से को एक मिनिमम मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो। वह जो भी मानव के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, वो परिस्थितियां, वो माहौल समाज, देश या दुनिया निर्मित कर पाती है या नहीं, वो दे पाती है या नहीं, ये मुख्य उद्देश्य इन विमर्शों की चिंता है। तो ये सब हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि अस्मिता क्या है, और अस्मिता से भी पहले सवाल ये है विमर्श क्या है। तो तीन चीजों पर अगली क्लास जब भी होगी, उससे पहले आप लोग मुझे एक एक पेज का टाइप किया हुआ राइट अप देंगे, और किसी का भी टाइपिंग मिलना नहीं चाहिए, किसी का भी कंटेंट चोरी नहीं हुआ होना चाहिए। आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वैसे लिखिए, और कागज पे लिख के नहीं देंगे, मुझे पूरा टाइप चाहिए, और वो भी मंगल फॉन्ट में, क्योंकि आपको तकनीकी रूप से सक्षम होना है।
और अगर सक्षम नहीं हुए तो वैसे ही हम लोग इतने आगे होते हैं हिंदी वाले, और आगे निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक पेज लगभग, एक एक पेज तीनों पर 200-300 शब्द से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 500 शब्द लिख के आप मुझे दे सकते हैं। नोट कर लो आप लोग, आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए जब आप क्लास में बैठते हैं तो, और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। आगे से पुस्तक का अंश में जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूं, बता सकता हूं, और इस पे भी प्रेजेंट नाउ के माध्यम से भी स्क्रीन पर शो कर सकता हूं, लेकिन आपको भी भेजूंगा। तो ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अभी सबसे पहले हम विमर्श की चर्चा करते हैं कि विमर्श माने क्या। एक होता है विचार। विचार व्यक्ति एकांत में अकेले भी कर सकता है। चिंतन, विचार व्यक्ति अकेला बैठा है, एकांत में है, सोच सकता है, उस पर विचार कर सकता है कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो परिस्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हैं। देखो, सबसे पहले मनुष्य अगर सजग होता है या सबसे ज्यादा चिंतित होता है तो सबसे पहले किसके बारे में होता है? स्वयं अपने बारे में होता है। क्योंकि सबसे पहले उसको अपना सुख दुख प्रभावित करता है। अपने सुख दुख से उबरने के बाद वो इतर के बारे में सोचता है, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो, समाज हो, या अन्य कोई भी मुद्दा हो। तो विचार व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है, लेकिन विमर्श व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। विमर्श का मतलब है जो विचार, जो आइडिया, जो सोच, जो चिंतन, जो दृष्टि उसकी अपनी है, उस सोच, विचार, चिंतन और आइडिया को लोगों के बीच में रख करके उस पर संवाद करना, उस पर परिचर्चा करना, उस पर चर्चा करना, उसको बृहदतर दायरे में ला करके जो भी वो सोच रहे हैं उस विषय पर, उस दी हुई परिस्थिति पर, उस दिए हुए माहौल पर, तो ऐसे सामूहिक संवाद को या बड़े बृहदतर सामाजिक संवाद को हम विमर्श कह सकते हैं। और उसका एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित विषय होता है। जैसे दलित। अब दलित कहने का तात्पर्य है एक दलित की निश्चित परिभाषा है। अब वो परिभाषा समाज से भी तय हो रही है और संविधान से भी तय हो रही है। ऐसे ही आदिवासी, आदिवासियों की एक इस परिभाषा है, वो समाज से भी तय हो रही है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था से भी तय हो रही है। स्त्री, स्त्री की परिभाषा तो प्रकृति से ही तय हो रही है, बाई नेचर ही हो रही है। अलग से ही पता चलता है कि स्त्रियों का जीवन किस प्रकार से पुरुष के जीवन से भिन्न जीवन होता है, परिस्थितियां भिन्न होती हैं। अब ये होती हैं या बना दी गई हैं, ये इन विमर्शों की सैद्धांतिकी को समझते हुए हम चर्चा करेंगे। और इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अमूमन भारतीय समाज में लोग चर्चा करने से, संवाद करने से, बातचीत करने से बचते हैं, कतराते हैं। तो उन मुद्दों पर भी इस कोर्स को पढ़ते हुए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे। तो विमर्श की एक सहज, सरल, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से अगर हम परिभाषा करें, देखो हमको डिक्शनरी की परिभाषा में नहीं जाना है, हम उस शब्द को अपने चिंतन से, अपनी सोच से कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, यह ध्यान रखना है। डिक्शनरी की परिभाषाओं में जाएंगे, 20 लोगों ने 20 तरह की बात कह दी, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे।
उसमें नहीं जाना है। आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो चेतना है, आपका जो विवेक है, आपका जो रेशनल सेंस है, वो शब्द को कैसे परिभाषित कर रहा है, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, कैसे ग्रहण कर रहा है, ये करने का प्रयत्न करेंगे। फिर उसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम डिक्शनरी या दी हुई परिभाषाओं के साथ उसका संवाद करेंगे, उसको जोड़ने या समझने का प्रयत्न करेंगे कि मैं कैसे समझ रहा हूं, मैं कैसे समझ रही हूं, और लोगों ने इसको कैसे समझाया है। अगर हमने पहले लोगों ने जो समझाया है वो समझ लिया, तो हम कैसे समझ रहे हैं ये थोड़ा अधूरापन रह जाएगा। तो पहले ये समझना है कि हम स्वयं उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्या हमारी दृष्टि है उसको शब्द को लेकर, उसके भाव को लेकर, उसके अभिप्राय को लेकर, उसकी अवधारणा को लेकर, उसके अर्थ को लेकर। तब उसके बाद उसकी हम विस्तार में खोजबीन परख करेंगे। तब हम उसकी निश्चित अवधारणा जो है, उसका जो वास्तविक अभिप्राय है, वो हम तक ज्यादा सहजता से, ज्यादा सरलता से, ज्यादा आसानी से अभिप्रेत हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये प्रयत्न इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के साथ साथ ही नहीं करेंगे, अन्य भी पाठ्यक्रम आप अगर जो पढ़ रहे हैं उनमें आपको कोई शब्द सूझता है या लगता है जो अवधारणात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको थोड़ा खुद भी चिंतन कीजिए। सीधा डायरी डिक्शनरी में मत जाइए, उसको लिखिए, उसको समझिए, तब आप उसका डिक्शनरी या जो लोगों ने परिभाषाएं दी हैं उनको समझने का भी प्रयत्न कीजिए। तो मैं समझता हूं जो विमर्श है उसको सहज रूप से, सरल रूप से, सामान्य आदमी की दृष्टि से हम कह सकते हैं किसी विचार पर, किसी विषय पर, किसी परिस्थिति पर सामूहिक रूप से संवाद करना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हीं दिए हुए मुद्दों पर चर्चा करना, विशेषकर एक खास विषय पर चर्चा करना, एक खास दायरे में चर्चा करना, हम उसको विमर्श कहते हैं। आगे आप जो भी परिभाषा आप अपने हिसाब से करेंगे उसको पढ़ के मैं भी परिभाषाएं अपनी बदल लूंगा। अगला है अस्मिता और अस्तित्व। अस्मिता का मतलब क्या होता है? अस्मिता माने हमारी एक पहचान, आइडेंटिटी और इंटिटी। हमारा जो अस्तित्व है, अस्तित्व का तात्पर्य है हमारा होना। अगर हमारा एक अस्तित्व है मनुष्य के रूप में, तो हमारी अस्मिता की निर्मिति धीरे धीरे होती है। हमारी जो पहचान की निर्मिति होती है वो धीरे धीरे होती है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद होती है। जैसे मैं हूं, तो मैं आज अपनी अस्मिता की पहचान जिस रूप में बना पाया हूं या बना रहा हूं, या आप हैं, आप जिस रूप में बना पाए हैं या आगे बनाएंगे, वो एक दिन का प्रयत्न नहीं है, या पैदा होते ही वो पहचान, वो अस्मिता आपकी नहीं थी, नहीं हो सकती है जो आज है या आगे आने वाले 10 साल के बाद होगी। तो अस्तित्व का मतलब है आपका होना, अस्तित्व का मतलब आप हैं। अस्मिता का होना, अस्मिता का तात्पर्य है, अस्मिता का अभिप्राय है कि आपके अस्तित्व की पहचान होना, उसकी रिकॉग्नाइजेशन होना, उसकी स्वीकृति होना कि आप एक लेखक हैं, आप एक अध्यापक हैं, कि आप एक स्वयंसेवक हैं, कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि आप एक कुछ भी वकील हैं, या कुछ भी अच्छा बुरा, आप अपने अस्तित्व की निर्मिति कर सकते, अस्मिता की निर्मिति कर सकते हैं। तो जो अस्मिताएं हैं वो अस्मिताएं या व्यक्तिगत नहीं है, एक समुदाय है, एक विशेष वर्ग है। दलित, दलित यहां व्यक्तिगत अस्मिता नहीं है,
स्त्री व्यक्तिगत अस्मिता नहीं है, आदिवासी व्यक्तिगत अस्मिता नहीं है, ये अस्मिताएं सामूहिक हैं। ये सामूहिक अस्मिताएं व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे भारतीय समाज और संस्कृति में दलित होना आपको बहुत सारे सामाजिक जो प्रिविलेज हैं उनसे वंचित कर देता है। जैसे आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, आप मंदिर के पुजारी नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आपका अस्मिता है, आपकी पहचान है, आपका अस्तित्व है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था आपको ऐसा करने से रोकती है। वहां आपके अस्मिता को ठेस पहुंचती है। वहां आपके व्यक्ति होने, मनुष्य होने की जो मूलभूत समानता, बंधुता और भाईचारे की भावना का जो प्रस्फुटन या जीवन में, समाज में समान महत्व होना चाहिए, वहां आपको चुनौती मिलती है। ऐसे ही आप बहुत सारे समुदाय के लोग ऐसे हैं जो गांव के, जिनको हम स्वीपर कहते हैं, मेहतर कहते हैं, वो गांव के परिधि के बाहर रहते हैं। वो गांव के अंदर घर बना के नहीं रह सकते। उनके घर में गांव का कोई सामान्य व्यक्ति भोजन नहीं करता, जल नहीं पीता, या एक गांव के छोटे से बच्चे को भी उस समुदाय का बड़ा व्यक्ति नमस्कार करता है, बोलता है पंडित जी पाए लागू। पाए लागू का मतलब चरण स्पर्श करता हूं, पैर छूता हूं। तो ये जो उसकी अस्मिता है, उसकी अस्मिता, उसका अस्तित्व उस बच्चे के सामने बौना हो जाता है। चाहे वो ज्ञानवान हो, आयुवान हो, वृद्ध हो, समृद्ध हो, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में, सामाजिक परिवेश में उस व्यक्ति का जो जीवन है, उस एक ब्राह्मण बालक के सामने, क्षत्रिय बालक के सामने या उच्च जाति के बालक के सामने बौना पड़ जाता है। ऐसे ही स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी उच्च पद पर हो, लेकिन जैसे ही सामाजिक मर्यादाओं और दायरों को वो तोड़ती है, उनका अनुसरण नहीं करती है, तो उसके लिए भारतीय समाज ने तमाम तरह के आभूषणों से उसको विभूषित कर दिया है। उल्टा है, कुलक्षणी है, कुलनाशिनी है, मीरा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से, किस प्रकार से आदिवासियों का जीवन मुख्य धारा के समाज से एकदम कटा हुआ है। वो जंगलों में रहते हैं, वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। ये दोनों तबके, कम से कम दलित और स्त्री, मुख्य धारा के समाज और जीवन से कहीं न कहीं किसी तरह जुड़ाव रखते हैं। इनकी संस्कृति और इनका समाज तो लगभग एक तरह से बहुत कटा हुआ है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे कारणों से उनका विस्थापन हो रहा है, तो ये भी बेचारे मजबूरी बस या जबरदस्ती दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहरों में आके जीवन यापन करते हैं। तो वहां किस प्रकार की समस्याएं और संकट होते हैं, उनकी चर्चा हम इन विमर्शों की सैद्धांतिकी को पढ़ते हुए करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये जो तीनों विमर्श हैं, तीनों सैद्धांतिकी विमर्शों की हैं, उनको हम स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम तीन अवधारणाओं को, तीन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे, और मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आप इन तीनों का अगले शनिवार की क्लास से पहले एक संक्षिप्त विवरण आप मुझे दे दोगे। तो अभी आज के लिए
हम इसको इतना ही रखते हैं